हेलो स्टूडेंट्स, तो वी आर रेडी विद द सेकेंड चैप्टर जो कि क्लास टेंथ का हमारा चैप्टर रहेगा ज्योग्राफी का। और सेकेंड चैप्टर जो है हमारा रहेगा। और इस चैप्टर में हम जो है किसके बारे में जानने वाले हैं, हमारे वन और वन्य जीव संसाधनों के बारे में जानने वाले हैं, यानी कि फॉरेस्ट्स या फिर वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज जो हमारे हैं उसके बारे में जानने वाले हैं। काफ़ी आपका छोटा ये चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, इतना ज़्यादा बड़ा या लंबा जो है यहाँ पे आपका चैप्टर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें इतने ज़्यादा लंबे कॉन्सेप्ट्स भी नहीं हैं और सिंपल सी चीज़ें हैं, सिंपल सी बातें हैं, उनको हम जान लेंगे, उनको हम समझेंगे जब भी आप इस वीडियो को देख चुके होंगे। यानी कि अगले आधे घंटे यानी कि 30 से 35 मिनट का ये वीडियो आप कंप्लीट कर चुके होंगे, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि सर हमें बिल्कुल समझ में आया और अच्छा भी लगा, और सर मुझे ये पीडीएफ चाहिए। तो ये एक टेलीग्राम चैनल है स्किल आईक्यू एजुकेशन, ठीक है। आप इस वीडियो को शिक्षा और अध्ययन नाम के यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, तो आपको स्किल आईक्यू एजुकेशन नाम का एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ पे जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने बहुत पहले डाल दिया था वीडियो में, इसका अब जो है लेट डाल रहा हूँ, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है हमारी वन, यानी कि जो फॉरेस्ट होते हैं हमारे, फॉरेस्ट जो होते हैं, वन जो होते हैं हमारे, वो हमारे लिए कितने यूज़फुल है। देखो, इस चीज़ के ऊपर कितनी भी आप जो है कथा करते रहो, वो मतलब बहुत कम पड़ेगी कि वन क्या होते हैं, इनका मतलब क्या है, ये कितने हमारे काम आते हैं, क्या क्या हमें इनसे फ़ायदे होते हैं, क्या क्या ये रिसोर्सेज हमें जो है इनसे मिलते हैं, क्या वनों के हमारे लिए क्या फ़ायदे हैं, क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं हमारी लाइफ में। ये यूज़लेस थिंग्स होंगी इस तरीके की, हम इन बातों पे जाने वाले ही नहीं हैं। फिर आप लोग बात करोगे वन्य जीव। ये जो शब्द है ना वन्य जीव, यानी कि आप बात कर रहे हो वाइल्ड लाइफ की। देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है, फॉरेस्ट, ठीक है। फॉरेस्ट में आपकी जो जीव रहते हैं वो जीते हैं जंगली जीवन, यानी कि वाइल्ड लाइफ, ठीक है। वाइल्ड लाइफ यानी कि जो वन्य जीव, वनों के अंदर जो जीव रहते हैं उनको हम वन्य जीव एक तरीके से बोलते हैं, ठीक है। तो वही तो हमारे वन्य जीव हैं, उन्हीं को तो हम वन्य जीव बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए अच्छे तरीके से। तो उनके जीवन के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए रहेगा, क्योंकि देखो, अब हम लोग रहते हैं हमारे घर पे, ठीक है। तो घर हमारा एक नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट है घर हमारा, समझ रहे हैं आप इस बात को, क्योंकि हम वहाँ पे कंफर्टेबल महसूस करते हैं। अगर हम अपने घर पे ना हों, हम कहीं पे घूमने के लिए गए हैं, कहीं पे विज़िट करने के लिए गए हैं, किसी जो है रिलेटिव के यहाँ पे हम लोग गए हैं, तो वहाँ पे हम इतना कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। कंफर्टेबल महसूस करते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं, लेकिन एक ऐसा कुछ पॉइंट या सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के बाद हम लोग ये महसूस करने लग जाते हैं कि अब हम कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे। तो उसके लिए हम सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए कौन सी चीज़ है, हमारा घर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जहाँ पे हम बहुत हद तक कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो वही चीज़ हमारे जो वन्य जीव हैं उनके लिए आती है। जो हमारे वन्य जीव हैं, जो हमारे वाइल्ड लाइफ जो हमारी है जिन जीवों की, वो जो है अब उनके लिए नेचुरल हैबिटेट क्या है, उनके लिए नेचुरल हैबिटेट जो है फॉरेस्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपके रिसोर्सेज की बात आती है। तो वाइल्ड लाइफ एक रिसोर्स के रूप में यूज़ होता है, किसके लिए, हम ह्यूमंस के लिए, ठीक है। हम ह्यूमंस के लिए वो एक रिसोर्स का काम करते हैं। और आपने सुना होगा एक जो लाइफ सर्कल है, लाइफ सर्कल, लाइफ सर्कल जो है, जीवन चक्र है ना, जीवन चक्र के बारे में आपने सुना होगा। तो ये जो लाइफ सर्कल है, जीवन जो चक्र है, वो जो है वाइल्ड लाइफ के साथ भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इतना मेरे ख्याल से काफ़ी रहेगा हमारे लिए समझना कि वाइल्ड लाइफ क्या होती है, वो एक रिसोर्स के रूप में ह्यूमन बींग्स के लिए क्या इम्पोर्टेंस रखती है, राइट। अच्छा, और भी जो है बहुत सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत जो है देखने को हमें एक तरीके से मिलती हैं, तो उनका भी हम टाइम टू टाइम डिस्कशन करते रहेंगे, ठीक है।
तो अब यहाँ पे इनका इम्पोर्टेंस की बात जो है हम यहाँ पे कर रहे थे कि इम्पोर्टेंस क्या है फॉरेस्ट की हमारे लिए और वाइल्ड लाइफ की। देखो, ये जीवन चक्र वाली जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, लाइफ साइकिल वाली जो बात कर रहे थे, ये हमारे लिए ह्यूमन बींग्स के लिए एक इम्पोर्टेंट जो है एस्पेक्ट है, पहलू है, एक इम्पोर्टेंट जो है चीज़ है, एक महत्वपूर्ण जो है बात आपको देखने को मिलती है। अब इसमें कुछ जो है पॉइंट्स की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे पॉइंट दे रखा है, फॉरेस्ट हेल्प मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। देखो, वन जो है वो पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों को साथ लेके चलेंगे, क्योंकि पॉइंट्स हैं। बुक तो आपके पास है, बुक मेरे पास भी है, मैंने खोल के रखी हुई है, कहीं मैं कोई पॉइंट स्किप ना कर जाऊं, इसलिए मैंने सामने बुक को जो है खोल के रखा हुआ है और कुछ पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट कर रखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ से। इसका पीडीएफ अगर चाहिए आपको, मैं इसका भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे बुक का तो आप भी अपनी तरफ से, ये नोट्स जो मैंने बना रखे हैं आपके सामने जो दिख रहे हैं आपको, और जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, वो सब अपने हिसाब से कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं ना हमारे पास, जो चीज़ें हैं वो नहीं बदलेंगी, एक्सप्लेनेशन नहीं बदलेगी, घूम फिर के आपको वहीं पे आना पड़ेगा। दिस इज़ ऑल्सो अ सर्कल, ये भी एक चक्र है, ठीक है। तो देखो, जो वन पारिस्थितिकी है वो जो है संतुलन बनाए रखते हैं। तो वो जो फॉरेस्ट हैं हमारे, जो वन हैं हमारे, वो एक बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। और कौन से बैलेंस को? इकोलॉजिकल बैलेंस को, यानी कि पारिस्थितिकी को। देखो क्या होता है, हम लोग किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? हम लोग जो है बहुत सारे जीव जंतुओं के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। बहुत सारे जीव जंतुओं के ऊपर डिपेंड करते हैं, वनों के ऊपर डिपेंड करते हैं। वन में आपकी फसलें भी आप अगर इसमें इंक्लूड कर लोगे, है ना, और इसमें पेड़ पौधे सबको आप इसमें इंक्लूड जो है एक तरीके से कर लोगे, तो वो सारी चीज़ें आपकी वनों में आ जाएंगी। और जीव जंतु जो हो गए हमारे, ये सब मिल के जो चीज़ करते हैं, जो क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहती है प्राकृतिक रूप से, नेचुरली जो चीज़ें चलती रहती हैं, इंटरेक्शंस जो चलते रहते हैं, इनके आपसी जो रिलेशंस जो चलते रहते हैं, उन चीज़ों को हम इकोलॉजिकल जो है बैलेंस एक तरीके से कहते हैं। अगर वो बैलेंस नहीं होगा, वो इनबैलेंस हो जाएगा, तो चीज़ें ख़राब होती हुई आपको दिखेंगी। जब आप थोड़े से आगे आपकी क्लासेस होंगी, आप बोटैनी या फिर आगे के जो है चीज़ें पढ़ोगे, ज्योग्राफी में पढ़ोगे आगे बड़े लेवल पे, हायर लेवल पे, है ना, तो आपको वहाँ पे चीज़ें जानने को मिलेंगी कि सिचुएशन किस तरह से ख़राब हो चुकी हैं, ठीक है। जैसे आप लोग प्रदूषण के बारे में सुनते हैं, जैसे आप लोग और भी बहुत सारी जो एनवायरमेंटल जो है प्रॉब्लम्स के बारे में सुनते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो इसलिए उन सब चीज़ों को मेंटेन करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जो है ह्यूमंस की है, क्योंकि हमारे पास एक ब्रेन नाम की चीज़ है, दिमाग है। दिमाग जानवरों के पास भी है, बट हमारा जो दिमाग है ह्यूमंस का, वो सबसे तेज़ है एक तरीके से, बिकॉज़ हमारा जो डेवलपमेंट के नाम पे हम लोग जो चीज़ें कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हैं। हम दूसरे जो एनिमल्स या क्रिएचर्स हमारे यहाँ पे प्राणी जो हैं उनके साथ अच्छा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो वो चीज़ें आपको बैलेंस करनी पड़ेगी। आप प्रगति करो, डेवलपमेंट करो, विकास करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप किसी को हार्म कर रहे हो, किसी को हानि पहुंचा के अपना विकास कर रहे हो, दैट इज़ नॉट गुड, है ना। तो वो चीज़ देखने को मिलती है। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? उस चीज़ को हम इकोलॉजिकल बैलेंस कहते हैं, यानी कि पारिस्थितिकी संतुलन जो है कहते हैं। और ये वन हमारे लिए एक सबसे बेस्ट मीडियम है जो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है उसको लेके आते हैं, क्योंकि ये नेचुरल हैबिटेट होता है बहुत सारे जो है वाइल्ड लाइफ या वन्य जीवों का, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, वन्य जीव जैव विविधता का हिस्सा है और पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वाइल्ड लाइफ इज अ पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इकोसिस्टम, है ना। तो ये मेरे ख्याल से ये दोनों पॉइंट्स हम लोग जो है क्लियर कर चुके हैं। यहाँ तक हम लोग एक पॉइंट को अपने क्लियर कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बात की कि वन क्या होते हैं, उनका वन्य जीव क्या होते हैं, उनका इम्पोर्टेंस क्या है, ह्यूमंस की लाइफ में वनों का इम्पोर्टेंस क्या है, और वनों की जो देखभाल है, संरक्षण है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। आगे चैप्टर जो है हमारा, अभी तो एक ही पॉइंट हुआ है, तो उस सब चीज़ के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। दूसरा जो पॉइंट आ रहा है हमारा,
वो क्या रहा है, वो कहता है कि खतरे में पड़ते वन और वन्य जीव, यानी कि थ्रेट्स टू फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इसके बारे में जो है हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि हमारे जो वन हैं या वन्य जो जीव हैं वो एक तरीके से खतरे में लगातार पड़ते जा रहे हैं। बिकॉज़ आप देख रहे हो कि वनों की कटाई यानी कि डिफॉरेस्टेशन आपको लगातार देखने को मिलता है, क्योंकि जो ह्यूमन जो बस्तियां हैं, मानव मानव जो बस्तियां हैं, यानी कि जो ह्यूमंस हैं उनकी जो जनसंख्या वो जो है लगातार एक तरीके से आपको इंक्रीज़ होती हुई दिख रही है। तो उसके कारण हम क्या कर रहे हैं, हम वनों का कटाव कर रहे हैं, हम वनों को काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हम लोग कर रहे हैं। उस प्रोसेस को डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं एक शब्द में इंग्लिश में। तो हम जब उनका लगातार कटाव करते रहेंगे तो उससे क्या होगा, वन्य जीव जो है डिस्टर्ब होंगे एक तरीके से, और उनसे जो है दोनों ही चीज़ें एक तरीके से जो है गड़बड़ा जाएंगी। हमारे वन भी यानी कि फॉरेस्ट भी और वाइल्ड लाइफ भी यानी कि वन्य जीव भी एक तरीके से खतरे में पड़ेंगे। अगर ये खतरे में पड़ेंगे तो इकोलॉजिकल जो सिस्टम है, हमारा पारिस्थितिकी जो तंत्र है, वो भी एक तरीके से गड़बड़ाता हुआ, इनबैलेंस, असंतुलित होता हुआ आपको दिखेगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो कि जो है ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक आने वाले समय में हो सकती हैं। उसके बाद पोचिंग यानी कि अवैध शिकार। अब देखो क्या होता है प्यारे बच्चों, आप बहुत बार जो है चिड़ियाघर या फिर आप घूमने के लिए अगर आपको मौका मिलता है, ठीक है, ग्रामीण परिवेश में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन शहरी परिवेश में बच्चे अगर आप देख रहे हैं वीडियो को तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आपने कौन कौन से जीव देखे हैं, कहाँ कहाँ पे आपने क्या क्या चीज़ें देखी हैं उनके बारे में ना। तो ये सब चीज़ें तभी तो चीज़ें हम सीख पाते हैं, जब देखते हैं तभी चीज़ें सीख पाते हैं। तो यहाँ पे अवैध शिकार की अगर बात करोगे, पॉचिंग की अगर बात करोगे, देखो क्या होता है कि बहुत सारे एनिमल्स यानी कि पशु हमारे लिए क्या होते हैं, यूज़फुल होते हैं। कुछ डोमेस्टिकली, कुछ घरेलू रूप से होते हैं हमारे लिए, जैसे गाय, भैंस, बैल, बकरी, भेड़, ये सब कुछ कमर्शियली हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। कुछ का हम दूध पीते हैं, कुछ से हमें जो है फ़ायदा होता है व्यापारिक रूप से। किसी को बहुत सारे जानवरों को हम लोग पालते हैं ना, सुअर पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, इसमें थोड़ा सा पक्षियों का भी आ जाता है, पशुओं का भी आ जाता है, दोनों का एक तरीके से ले लेते हैं। तो इसमें कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, बट कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी जो जैसे आप उनकी मान के चलो खाल एक तरीके से बहुत महंगी बिकती है, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, कुछ के खुर बोलते हैं, खुर इंग्लिश में मुझे ध्यान में नहीं आ रहा इसका खुर किसको बोलते हैं। जो पैर होता है ना जानवर का, उसके नीचे होता है खुर, इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो उसका जो मटेरियल बनता है, कुछ कुछ का चमड़ा जो है बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से बिकता है। तो उस कारण से जो हमारे जंगली जो जानवर होते हैं उनका एक तरीके से पॉचिंग किया जाता है, अवैध जो है शिकार किया जाता है। और उसके कारण जो उनकी संख्या है ना, उनकी जो संख्या है वो लगातार आपको डाउनफॉल में होती हुई नज़र आती है। मतलब उनकी जो संख्या है बेचारे जीवों की, वो जो है लगातार घटती हुई आपको नज़र आती है। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें एक तरीके से की जाती हैं। सरकार जो है समय समय पर अलग अलग कदम उठाती है ताकि इलीगल हंटिंग एक तरीके से या फिर पोचिंग एक तरीके से बिल्कुल भी ना हो। इसको एक रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे इकोलॉजिकल सिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है आपका वो गड़बड़ाने लगेगा, तो दिक्कतें हमें देखने को मिलेंगी। घूम फिर के पारिस्थितिकी तंत्र, इस बात के ऊपर घूम फिर के चीज़ें आपकी आने वाली ज़रूर से हैं, ठीक है। उसके बाद आपको डिफॉरेस्टेशन के बारे में हम लोग जो है बात कर ही चुके हैं। अच्छा, वन भूमि की खेती और विकास के लिए उपयोग, यानी कि फॉरेस्ट लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट। देखो यहाँ पे दो चीज़ें हमारे सामने हैं। नंबर वन इज़ एग्रीकल्चर यानी कि खेती, ठीक है, और नंबर टू इज़ डेवलपमेंट, ठीक है। नंबर टू इज़ डेवलपमेंट यानी कि विकास। और किसका विकास कर रहे हैं हम, और किस चीज़ का यूज़ करके हम एग्रीकल्चर और डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं फॉरेस्ट लैंड को यूज़ करके। अब देखो ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं इस सेशन में कि डेवलपमेंट करो, डेवलप करो, विकास करो, बट किसी को हार्म करके नहीं करना, किसी को हार्म करके नहीं करना। या आपने हार्म करना है तो बहुत लेस करना है, बहुत कम हार्म करना है,
जिससे उसको भी प्रॉब्लम ना हो और हमारा भी काम चल जाए, वो चीज़ देखने को मिलता है। जैसे आपने को वो मूवी देखी थी ना, वो चंदन की लकड़ी बेचता है ना, क्या है वो, पुष्पा, पुष्पा जो मूवी है ना, तो वो इलीगल जो है एक तरीके से, है ना। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है, यूज़फुल कुछ हद तक जो है आपको करना है। बहुत सारी माइनिंग्स चलती हैं, खाने, ठीक है। तो वहाँ से अवैध, एक तरीके से अवैध रूप से जो है चीज़ें निकालने की कोशिश की जाती है। जितनी, अब देखो मानव क्या हो गया है, ह्यूमन क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा लालची हो गया है। उसको है ना पैसा चाहिए, राइट, उसको पैसा चाहिए, उसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग करता रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा हंटिंग करता रहता है, एनिमल्स की, फॉरेस्ट की, है ना। और भी बहुत सारी यूज़फुल जो चीज़ें हमें पृथ्वी, धरती, अर्थ से हमें मिलती हैं, उनकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा, उसको बोलते हैं दोहन करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोहन जो है मानव करता रहता है। तो वो चीज़ें जो है हमें एक तरीके से गलत रास्ते पे लेके जा रही है। तो वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है कि फॉरेस्ट की लैंड को यूज़ किया जा रहा है। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जनसंख्या जो है बहुत हद तक बढ़ रही है, तो उसके लिए चाहिए आपको जगह, रहने के लिए आपको क्या चाहिए, जगह चाहिए, नहीं तो कंजस्टेड हो जाएंगे आप। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एकमात्र उपाय वही है कि आप वनों को काटेंगे, वहाँ पे रहेंगे। तो आपको खेती करने के लिए फिर आपको खाद्यान्न, मतलब खाने के लिए रोटी भी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए भी आपको ज़मीन चाहिए, तो फिर उसके लिए भी आप फॉरेस्ट को काटोगे। तो वो चीज़ जो है एक लिमिटेड फॉर्म में होनी चाहिए। तो हमें जो है इन सब चीज़ों के ऊपर सोचना पड़ेगा, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करनी पड़ेगी। फिर डेवलपमेंट के नाम पे बहुत सारी खाने, अवैध खाने जो है चलती रहती हैं, माइनिंग्स की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो वो भी चलती रहती है, तो उनको भी हमें जो है एक लिमिटेड जो है नंबर में जो है रखना होगा, नहीं तो हमें इसके बहुत सारे जो है कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा, मतलब ख़तरनाक आपको यहाँ पे आपको एक तरीके से भुगतने पड़ेंगे या फिर देखने पड़ेंगे। इसके परिणाम बहुत ज़्यादा गंभीर आपको एक तरीके से देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट जो पॉइंट आता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि संरक्षण के प्रयास, यानी कि कंजर्वेशन इफ़ेक्ट्स। अब देखो, सबसे पहले नंबर पे आप जो है बात कर रहे हो, आप किसकी बात कर रहे हो, आप जो है बचाने की बात कर रहे हो। किसको, आप जो है किसको बचाने की बात कर रहे हो, हमारे वनों को बचाने की बात कर रहे हैं, या फिर हम जो है वन्य जीवों को या वन्य जीव को बचाने की बात कर रहे हैं, हम अपनी पृथ्वी को बचाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको अगर हम बचा के नहीं रखेंगे तो आने वाली जनरेशन्स के लिए हम लोग यहाँ पे क्या छोड़ के जाने वाले हैं, तो वो वाली चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो चीज़ ठीक है। तो उसके बाद आपकी यहाँ पे कुछ, इसके लिए बहुत सारे जो है प्रयास किए जा सकते हैं। इसमें सबसे पहला प्रयास, जैसे कि भारतीय वन नीति, अब अगर हम स्पेशली इंडिया की बात करें तो भारत ने भारतीय वन नीति निकाली थी। इसके तहत जो है हम वनों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके तहत जो है आप वनों को बचाने की कोशिश करते हैं 1988 में, 1988 में। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट टाइगर, ये आपका क्वेश्चन जो है ना, आप हैशटैग लगा दिया मैंने यहाँ पे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और यहाँ से मैंने आपका यहाँ पे हाईलाइट भी इसको किया हुआ है आपकी बुक में भी, ठीक है। इससे रिलेटेड हम कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे जिसको आप लोग बोल सकते हो। अच्छा, फिर यहाँ पे इसका प्रोजेक्ट एलिफेंट भी है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट आपका प्रोजेक्ट टाइगर जो है आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये, प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब शुरू किया गया था, 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसकी शुरुआत एक तरीके से की गई थी, क्योंकि पहले 15,000 आपको टाइगर्स देखने को मिल रहे थे, और उनकी जो संख्या है ना वो लगातार घट के कितनी रह गई थी, 1827। देखो कहाँ पे 15,000 है और कहाँ पे आपका 1827 आपको देखने को मिल रहा है। तो फिर इंडिया ने क्या किया, इंडिया में शुरू किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। तो उसके बाद जो है टाइगर्स की जो संख्या है वो लगातार आपको इंक्रीज़ होती हुई एक तरीके से दिख रही थी, ठीक है। और आज भी इसका असर आपको देखने को मिलता है, ओके। जो अभी आपको कर्नाटका में वो इवेंट आपको एक तरीके से देखने को मिला है ना, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे उनकी पावर आपको देखने को मिली है ना, स्टूडेंट्स पावर। हमें अपने आप को समझना होगा, क्योंकि वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके। एक तरीके से आप पार्क बना रहे हो, क्या बना रहे हो भाई, डेवलपमेंट के नाम पे आप कुछ भी करोगे क्या, पैसा कमाने के लिए आप किसी भी हद तक गिरोगे। तो वो वाली चीज़ आपको कर्नाटका में अभी रिसेंट कुछ टाइम हुआ है
वो जो है वहाँ पे आपको देखने को मिली थी। तो कुछ इसी तरीके का यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे नंबर 1 जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क्स यानी कि राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं हम लोग इनको हिंदी में, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। दोनों में लिखना पॉसिबल नहीं होगा, बोलता रहूँगा, लिखते रहना आप लोग अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो। वैसे आपकी बुक में सब कुछ है, बस आप लोग सुन लो, वही इनफ होगा। तो इसके लिए बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं जिनको जो है एक तरीके से स्पेशली जो है सेलेक्ट किया गया था कि हम लोग जो है यहाँ पे टाइगर्स को कंजर्व करके रखेंगे, जिससे हम 1827 से जो टाइगर्स की जो संख्या है उसको हम बढ़ाने का प्रयास करें। और ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है ना काफ़ी हद तक जो है सक्सेसफुल एक तरीके से रहा था, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारे नेशनल पार्क्स को सिलेक्ट किया गया था। इसमें जैसे कि एक यहाँ पे मेरे को यूके में उत्तराखंड में आपको एक नेशनल पार्क देखने को मिलता है, कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है, जैसे कि, है ना। फिर आपको एमपी में नेशनल पार्क देखने को मिलता है एक बांधवगढ़ नेशनल पार्क। यहाँ पे आपको जो है टाइगर जो है काफ़ी मिलते हैं। अब एक और चीज़ आपको देखने को मिलती है, कई बार एमसीक्यू में पूछ लेता है प्यारे बच्चों, जहाँ सबसे ज़्यादा टाइगर जो है आपको एमपी में देखने को मिलते हैं। दैट इज़ वाई वी कॉल्ड एमपी को हम जो है टाइगर स्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइगर स्टेट भी बोलते हैं एमपी को, ठीक है, क्योंकि टाइगर जो है सबसे ज़्यादा एमपी में मिलते हैं हमारे देश में, तो इसलिए टाइगर स्टेट भी हम एमपी को बोलते हैं। तो एमपी का जो है बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है आपका यहाँ पे इसके अंतर्गत आता है। और भी बहुत सारे नेशनल पार्क्स जो है आपके इसके अंतर्गत प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत जो है टाइगर का कंजर्वेशन करने में, टाइगर की संख्याओं को बढ़ाने में जो है काफ़ी हद तक आपको मदद करते हुए दिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ। ये जो है 3 चीज़ें होती हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो सबसे पहले नंबर पे आया आपका बायोस्फीयर रिजर्व। कहाँ पे लिखूँ भाई? यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं ना, वो बड़े हिस्से होते हैं, सबसे बड़े हिस्से हैं। इनके बीच में डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे बड़े अक्षेत्र होते हैं ये हमारे, ठीक है, लैंड के हिसाब से मैं बात करूँ, बड़े लैंड फॉर्म्स होते हैं। यहाँ पे मानव को कोई भी गतिविधि करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। और इसके अंतर्गत ही बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं हमारे, इसके अंतर्गत ही आपके नेशनल पार्क भी आ जाते हैं और आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं नेशनल पार्क्स। यहाँ पे कुछ हद तक मानव गतिविधियाँ हो सकती हैं, कुछ हद तक, बिल्कुल निगरानी में होती हैं, बिल्कुल निगरानी में होती हैं। कुछ वैसे रिसर्च वगैरह जो है कई बार करने की यहाँ पे बात आ जाती है, ठीक है। अनुसंधान जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, अनुसंधान वगैरह, रिसर्च वगैरह जब करने की बात आती है तो यहाँ पे बिल्कुल निगरानी में होती है, ठीक है। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ऐसा कुछ नहीं होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे छोटे जो है हिस्से होते हैं। दूसरे नंबर पे बड़े आपके नेशनल पार्क होते हैं और बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर आपके नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके की चीज़ है। जैसे कि अगर हमारे इंडिया में बात करें तो नेशनल पार्क्स है ना 107 नेशनल पार्क्स हैं हमारे देश में, ठीक है। जो अब इनका रोल क्या है सर, इनका ये हमें बता क्यों रखा है, यहाँ पे इनका डिस्कशन क्यों कर रखा है, यहाँ पे इनके बारे में बात क्यों की हुई है, ठीक है। अब हम उसके बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे इनके बारे में बताया क्यों हुआ है, हमें इनके बारे में क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या देखने को मिलती है हमें, जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये संरक्षण करते हैं किसका? वन्य जीवों का। किसका बेटा? वन्य जीवों का संरक्षण करते हैं। वन्य जीवों को बचाने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि आज के टाइम पे जो हम ह्यूमंस हैं वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बिकॉज़ मेरा थोड़ा सा सेंसिटिव मामला भी रहता है, इसलिए बार बार मेरे ज़ुबान पे ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। हम जो है बहुत ज़्यादा लालची हो गए हैं पैसे के, और हम जो है लगातार जो है इनके जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं उनको हम लगातार ख़राब कर रहे हैं। तो इस पर
हम अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मौलिक जो कर्तव्य है उसको हम भूल जाते हैं, तो फिर जो है गवर्नमेंट बीच में आती है, तो गवर्नमेंट जो है इसके लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को एम्प्लाई करती है ना। तो इस कारण से जो है बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ गवर्नमेंट्स के द्वारा जो है चलाए गए। इसमें बहुत सारे एनजीओस वगैरह भी काम करते हैं इसके लिए, नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिटेबल गवर्नमेंट्स जो संगठन होते हैं एक तरीके से, ये जो है काफ़ी हद तक काम करते हैं, बट उनकी इतनी चलती नहीं होती है ना। इसके लिए बहुत सारे कानून में भी प्रावधान आपको देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे मोर को आप मार नहीं सकते, इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो वो सब चीज़ें जीवों को, जानवरों के संरक्षण के लिए है, उनके बचाव के लिए है, ठीक है। चाहे उसमें आपकी 3-4 तरीके की जो है कैटेगरीज होती है, उनका यहाँ पे मैं ज़्यादा डिस्कशन करूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा बेटा, आप लोगों के जो है सिलेबस में नहीं है, बस आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ इतना ही है, ठीक है। इन तीनों चीज़ों से आप सिर्फ इनके बारे में इतना ही याद रखेंगे कि ये जो है ऐसी चीज़ें हैं, ये जो है ऐसी बातें हैं, ये ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे क्या किया जाता है, जहाँ पे जीव जंतुओं को, वनों को, पेड़ पौधों को क्या किया जाता है बेटा, ऑन करना पड़ेगा लाइट। अच्छा, जहाँ पे क्या किया जाता है, जहाँ पे जो है जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को एक तरीके से बचाने की एक तरीके से कोशिश की जाती है, तो उस चीज़ वो जो है, ये ऐसे स्थान होते हैं, ये ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे आपको जो है चीज़ें या प्राकृतिक जो चीज़ें होती हैं उनको हम बचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आया हमारा समुदाय की भूमिका, रोल ऑफ कम्युनिटीज़। यहाँ पे आपको राजस्थान में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं जहाँ पे जो लोकल जो कम्युनिटीज़ हैं या लोकल जो लोग हैं ना, जो सामान्य जो जहाँ पे जो लोग रहते हैं, वहाँ पे वो लोग जो है प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है ना, प्रोटेस्ट करते हैं। जैसे वो कर्नाटका वाला एग्जाम्पल आपको देखने को मिला, ठीक है। तो वहाँ पे भी लोकल बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, हम हरियाणा वालों ने तो वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट नहीं किया, दिल्ली वालों ने तो जाके नहीं किया, पंजाब वालों ने तो जाके नहीं किया। अब वहाँ के बच्चे वहाँ पे टाइम दे पाए, तो ये लोकल जो लोग होते हैं, समुदाय जो होते हैं, ये कम्युनिटीज़ जो होती हैं लोकल, ये बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं उन चीज़ों को बचाने के लिए। इनका बहुत ज़्यादा महत्व एक तरीके से रहता है इन सब जीव जंतुओं को बचाने के लिए, ठीक है, ओके। तो इसके लिए चिपको आंदोलन हुआ था, वो सबसे प्रसिद्ध उदाहरण आपको देखने को मिल सकता है। स्थानीय जो जनजातियाँ होती हैं वो पारंपरिक ज्ञान से भी जो है संरक्षण करने में मदद करती हैं। लोकल जो ट्राइब्स होते हैं वो कंजर्वेशन करने में जो है ट्रेडिशनली उनके पास, बिकॉज ट्रेडिशनल नॉलेज होता है, उनके पास पारंपरिक ज्ञान होता है। बहुत सारी ऐसी जातियाँ तो नहीं कहूँगा, जनजातियाँ होती हैं, ऐसी जनजातियाँ होती हैं जो जंगलों में रहते हैं, वनों में रहते हैं, और उनको है ना उन जीवों का, वनों का, वन्य जीवों का उनका स्पेशल जो है ज्ञान होता है, उनके पास स्पेशल नॉलेज होती है। उसके तहत भी वो उन जो है जीव जंतुओं को प्रोटेक्ट करने की अपने लेवल पे कोशिश करते हैं, और गवर्नमेंट की समय समय पर जो है वो हेल्प भी एक तरीके से कर रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे जो है आपको लोग या कम्युनिटीज़ आपको देखने को मिलते हैं जो क्या करते हैं, बहुत जो है मदद करते हैं लोगों की, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो आपकी बुक में 1-2 एग्जांपल्स जो है यहाँ पे आप जो है ऐड कर सकते हो, यहाँ पे 1-2 एग्जांपल्स को बुक से उठा के आप लोग ऐड कर सकते हो, और बाकी इसमें कोई खास बात यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस बात का आंसर आप आसानी से दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका आता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का मतलब क्या होता है? भारत में पश्चिमी घाट, हिमालय या फिर इंडो बर्मा जैव अक्षेत्र विविध हॉटस्पॉट्स हैं। यानी कि इन इंडिया वेस्टर्न घाट्स, द हिमालयाज एंड द इंडो बर्मा रीजन आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। कहने का मतलब क्या है? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो ये हमारी बायोडाइवर्सिटी होती है, ये क्या होती है? देखो, अलग अलग जगह का अपना एक वैल्यू होता है, अलग अलग जगह का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है, अपनी एक महत्वता होती है, ठीक है, अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। अब जैसे अब अगर मेरा स्टेट की बात करें, आप हरियाणा है, ठीक है, अब यहाँ पे समतल भूमि है, ठीक है, वनों का यहाँ पे ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है मुझे, ठीक है। और अब अगर इसमें नेचुरली अगर नहीं है तो उसमें हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते, हरियाणा वाले भी, ठीक है। या जहाँ पे समतल जो आपको इलाके देखने को मिलते हैं, तो अब अगर मैं ये कहूँ कि मुझे तो मेरे गांव में फॉरेस्ट लगाना है, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप देखोगे तो लॉजिकली ये तो पॉसिबल नहीं है।
तार्किक रूप से देखोगे तो पॉसिबल ही नहीं है ये सब चीज़, तो आप गांव वाले मुझे मार के गांव से निकाल देंगे, तो वो वाली चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो अब अगर आप एमपी में रहते हैं, ठीक है, एमपी में रहते हैं तो वहाँ पे काफ़ी वन आपको देखने को मिलते हैं। ओके, तो उन वहाँ पे अगर आपके गांव के पास, गांव आपका ऐसी जगह पे है जहाँ पे वन है, तो आप वहाँ पे अपने लेवल पे जो है बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। या फिर उसी चीज़ को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे वो चीज़ें नहीं हैं लेकिन आपके वहाँ पे वो चीज़ें हैं। तो अलग अलग जगह का अलग अलग इम्पोर्टेंस होता है। जैसे हम लोग हरियाणा, पंजाब, यूपी, है ना, ये सब जो है गेहूँ उगाने में काफ़ी मतलब योगदान देते हैं। तो हम लोग अपना योगदान अपने देश को कैसे दे रहे हैं, हम लोग हमारे देश का पेट भर के हम लोग जो है अपना योगदान एक तरीके से दे रहे हैं। तो वो चीज़ है। तो आपको आपके यहाँ पे वन ज़्यादा हैं तो आप उस हिसाब से अपने देश को योगदान दे सकते हो। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इन नक्षत्रों के बारे में ये जो बातें लिखी हुई है ना, पश्चिमी घाट, हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र, जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। तो यहाँ पे अलग अलग विविधताएं पाई जाती हैं, अलग अलग जो है चीज़ें पाई जाती हैं है ना। जैसे पश्चिमी घाट में आप जाओगे तो अलग प्रकार की चीज़ें हैं, हिमालय है तो पहाड़ी क्षेत्र हो गया, है ना। तो इस तरीके से उन चीज़ों को हम विविधताएं बोलते हैं। उन चीज़ों को हम अलग अलग जो चीज़ें होती हैं, अलग अलग जो बातें होती हैं, अलग अलग जगह की अलग अलग कंडीशंस होती हैं, तो वो चीज़ें आपको देखने को मिलते हैं। एक पक्षी का नाम है साइबेरियन सार्क, मुझे याद आया, साइबेरियन सार्क, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, अगर कन्फर्म भूल गया हूँ मैं इसका नाम तो मुझे बता देना। ये हमारे गुरुग्राम में आते हैं पक्षी, ठीक है। कौन से कॉन्टिनेंट से आते हैं, शायद अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से यहाँ पे आते हैं शायद, मुझे जहाँ तक मुझे कुछ थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। या इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ, साइबेरियन सार्क भी काट देता हूँ, गुरुग्राम भी काट देता हूँ और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट भी काट देता हूँ। कई बार क्या होता है, नेचुरल हैबिटेट है जानवर का ए स्थान पर, ठीक है, एक बी स्थान है, लेकिन यहाँ पे कुछ समय के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है, लेकिन वो पक्षी क्या होता है, वो पक्षी जो है, जो उसका अभी ए नेचुरल हैबिटेट है, वो कुछ समय के बाद बी प्लेस पे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर थोड़े समय के बाद उसका नेचुरल हैबिटेट वो हो जाने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गर्मी पड़ने वाली है और अब यहाँ पे सर्दी हो जाएगी, या यहाँ पे एक तरीके से बोल दूँ मैं, ठंड हो जाएगी। तो उस तरीके से भी चीज़ों को देखा जा सकता है। तो कुछ इसी तरीके का यहाँ पे चीज़ देखने को मिल रही है, क्योंकि एग्जैक्ट जानकारी ना हो तो गलत मेरे ख्याल से बताना नहीं चाहिए। तो गुरुग्राम तो पक्का है। साइबेरियन सार्क कुछ इस तरीके का नाम है उस पक्षी का, और वो कुछ इसी तरीके का मुझे रफली याद आ रहा है, तो मैं उसको ए बी करके आपको डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि किस तरीके से जो आपकी विविधताएँ जो होती हैं नेचुरली, है ना, वो कैसे जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं हम लोग। तो वो इस एग्ज़ाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं कि जहाँ पे जिस पक्षी का, जिस जीव का जो नेचुरल हैबिटेट होता है, अगर हम उसको कहीं पे और लेके जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्या हुआ था, हम लोगों ने, नेशनल पार्क है हमारा एक, कूनो नेशनल पार्क, ये क्या हो गया, ये तो चल ही रहा है, हाँ हो गया। एक कूनो नेशनल पार्क है हमारे यहाँ पे, कूनो नेशनल पार्क, ठीक है। वहाँ पे हम लोग लेके आए थे चीते, ठीक है। वहाँ पे हम मादा चीता भी लेके आए थे। अब उसमें से 8 चीते लेके आए थे शायद, उसमें से एक पता नहीं 2 कुछ इतना नंबर था, वो जो है मर गए थे। बिकॉज़ हम लोग वो अफ्रीका से लेके आए थे, बुरुंडी से लेके आए थे शायद, ठीक है, बुरुंडी पता नहीं कहाँ से, यहाँ से लेके आए थे हम लोग, ठीक है। तो वो जो है मर गए। एक बार क्या हुआ था, एक बार हम लेके आए थे क्या बोलते हैं उसको, पेंगुइन। अब आपको पता है कि पेंगुइन जो है बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके में रहती है, बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके में पेंगुइन रहती है। इवन वो वहाँ पे रहती है जहाँ हम मानव नहीं जा सकते या नहीं रह सकते नेचुरली, अगर बात करोगे तो, ठीक है। तो वो वहाँ पे रहती है एक तरीके से। अब उसको लेके आए थे हम लोग यहाँ पे हमारे महाराष्ट्र में उसको, है ना, एक तरीके से उतना ही ठंडा एनवायरनमेंट दे दिया गया, और वो मादा पेंगुइन थी, है ना, ताकि हम उससे बच्चे जो है जनरेट एक तरीके से कर सकें, और हमारे यहाँ पे भी पेंगुइन आपको देखने को मिले, ताकि लोग जो है देखें, या इस तरीके से कुछ ये उद्देश्य था महाराष्ट्र गवर्नमेंट का या इंडियन गवर्नमेंट का। तो वो मादा जो है एक तरीके से मर गई थी। तो इस तरीके की चीज़ आपको देखने को मिलती है। जब आपको नेचुरल एनवायरनमेंट में जो चीज़ें ओरिजिनली आपके साथ होती हैं,
वो आप ऐसे पैदा करके चीज़ों को नहीं कर सकते। वो इतना इम्पोर्टेंट जो है उनके लिए उनका जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक तरीके से रहता है। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं, अब हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट यहाँ पे ख़त्म हो चुका है और अब हम देखते हैं हमारा कि निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन क्या निकलता है। वन और वन्यजीव न केवल हमारे पर्यावरण के लिए बल्कि हमारे लिए, हमारे अस्तित्व के लिए भी महत्वपूर्ण हैं और आवश्यक हैं। इनके संरक्षण के लिए हमें मिलकर काम करना पड़ेगा। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर एसेंशियल नॉट जस्ट फॉर द एनवायरनमेंट, सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण के लिए ही नहीं, ये हमारे जीवन के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने पर्यावरण के लिए हैं वन और वाइल्ड लाइफ। वी मस्ट वर्क टुगेदर टू कंजर्व देम। हमें जो है बहुत हद तक मेहनत करना होगा, एक लेवल तक जाके, बल्कि मैं तो ये कहूँगा बियॉन्ड द लेवल जाके भी हमें इनके लिए, इनके संरक्षण के लिए हमें जो है मिल के एक तरीके से काम करना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग जो है क्या हो जाएंगे, वो जो इनबैलेंस आपको देखने को मिलेगा वो जो है हमारे यहाँ पे पृथ्वी पे जो जीवन है ना उसको ले डूबेगा एक टाइप से। ठीक है, जो वो इकोसिस्टम है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उसको एक तरीके से ख़त्म कर देगा। और यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसे बैड कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, ऐसी परिस्थितियाँ आपको देखने को मिलेंगी, आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि ऐसा हो कैसे सकता है। एक तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर 2। ठीक है, हाँ एक चीज़ हो गई भाई, सामने बुक है तो मेरा ध्यान पड़ गया, यहाँ पे ना आपको 3 कैटेगरी के तरीके के आपको आपके यहाँ पे एक चैप्टर दिया, आपके यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, एक पॉइंट दे रखा है जिसका नाम क्या है, वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। तो यहाँ पे आपको 3 प्रकार देखने को मिलते हैं। सबसे पहला प्रकार आपको देखने को मिलता है रिजर्व्ड फॉरेस्ट। रिजर्व्ड फॉरेस्ट, ठीक है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं आरक्षित वन। आरक्षित वन, ठीक है, ये जो है क्या होते हैं, ये संरक्षण के लिए ही होते हैं सारे के सारे वैसे तो। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो संरक्षण को भूल जाओ, रिजर्व्ड वन को समझने की कोशिश करो कि क्या होता है। ठीक है, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है ये। आरक्षित वन क्या होते हैं? आरक्षित वन होते हैं लगभग देश के आधे से ज़्यादा जो है आपके वन, जितने भी वन हैं हमारे देश में, वो आपके आरक्षित वनों के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर हमारे कोई वन होते हैं तो वो आपके आरक्षित वन होते हैं पहले नंबर पे। ठीक है, अच्छा, दूसरे नंबर पे हमारे जो वर्गीकरण के तहत आते हैं वो आते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स। ठीक है, यानी कि प्रोटेक्ट मतलब बचाना है जिनको। ठीक है, यानी कि रक्षित वन। रक्षित वन आपके ये जो रक्षित वन होते हैं ये 1/3 पार्ट हैं हमारे जो है देश का, 1/3 हिस्सा है हमारे देश का। इस प्रकार के फॉरेस्ट हैं प्रोटेक्टेड वन, जिनको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको हम संरक्षित करके रखने की जो है एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक तीसरा प्रकार है इसका अवर्गीकृत वन। ठीक है, अवर्गीकृत वन, इसको इंग्लिश में आप क्या बोलोगे, अनकैटेगराइज्ड बोल सकते हो आप इसका। ठीक है, अनकैटेगराइज्ड या फिर अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट्स। ठीक है, फॉरेस्ट्स ये जो है तीसरे प्रकार के हैं और तीसरे ही नंबर पे इनका इम्पोर्टेंस होता है। ये जो है क्या होते हैं, इनमें कुछ खास जो है आपका वो नहीं होता। इसमें जो है क्या होता है कि जैसे कि रिजर्व्ड फॉरेस्ट की आप बात करोगे तो पूरे तरीके से सरकार इनको देखती है। और अगर प्रोटेक्टेड वन की बात करोगे तो लोगों का निजी स्वामित्व भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। लोगों का किसी के पर्सनल जो है हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके की कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और अनक्लासिफाइड या फिर अवर्गीकृत की बात करोगे तो यहाँ पे आपका सरकार प्लस के निजी जो स्वामित्व है। ठीक है, स्वामित्व जो है आपको यहाँ पे इस प्रकार के वनों में, अनक्लासिफाइड या फिर अवर्गीकृत जो वन है हमारे, उनमें आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है ना। वन और वन्य जीव संरक्षण। ठीक है, वन क्या है, इसमें हमने क्या पढ़ा
कि वन क्या है, ठीक है। संरक्षण या संसाधन, एक ही बात कहेंगे, संसाधन हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट। और अगर आप बात कर रहे थे कि संरक्षण के बारे में भी बात की हमने, इसमें हमने पढ़ा कि वन क्या होते हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद वन्य जीव क्या होते हैं हमारे, ठीक है। वन्य जीव संसाधन क्या हैं, वो किस तरीके से हमारे लिए यूज़फुल हैं, उनका संरक्षण क्यों ज़रूरी है, वो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं, हम उनके लिए क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं, ठीक है। सरकार का क्या योगदान है। अच्छा, फिर हमने पढ़े वनों के टाइप पढ़े, फिर इसमें वनों के 3 प्रकार के टाइप हैं जो मैंने लास्ट में डिस्कशन किया, हमने लास्ट में डिस्कशन किया, ठीक है। अच्छा भाई, और भी 3 चीज़ें वो हमने पढ़ी थी, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स है ना, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स, और हमारा तीसरा और था, दिमाग से स्किप हो गया भाई, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। तो ये जो है चीज़ें हमने पढ़ी। तो यहाँ पे हमने कुल मिला के 9 से 10 पॉइंट्स जो है एक तरीके से अपने चैप्टर नंबर 2 से एक तरीके से हमने कंप्लीट जो है कर लिए हैं। अच्छा, फिर अगेन मैं आपको कहना चाहूँगा कि पीडीएफ आपको चाहिए है तो आपको ये जो टेलीग्राम चैनल है ये ज्वाइन करना पड़ेगा, और ये जो शिक्षा और अध्ययन है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो इसको आपने सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि आपकी पूरी बुक इसी तरीके से आपको पूरी की पूरी सॉल्यूशन सहित आपको मिल जाए, ठीक है। ओके, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। बाकी जो है चीज़ें आप अपनी प्रॉब्लम्स को आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हो। अभी मैं आपको बता दूं, आप अपनी जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। कोई पॉइंट समझ में नहीं आया सर, इस बात को दोबारा से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है, या ये तो सर आप बात गलत कह रहे हो, तो आप लोग मुझे गलत को सही करके कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। इस तरीके की चीज़ें कर सकते हो आप लोग, ठीक है। या फिर आप लोग मुझे सुझाव दे सकते हो, ठीक है ना, यानी कि सजेशंस आप मुझे दे सकते हो यहाँ पे कि सर इस तरीके से भी हम चीज़ों को आगे कर सकते हैं, ठीक है। और अब वीडियो को आपने क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, और एक होता है सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को, ठीक है। सब्सक्राइब करोगे क्योंकि मैं 1K सब्सक्राइबर्स की यहाँ पे अभी तक वेट कर रहा हूँ, ठीक है, अभी तक वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे 600 समथिंग कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, तो ऐसे क्या होता है ना। तो ये चीज़ आपको करनी होगी ताकि आप एक जो है नेचुरल सी जो है सपोर्ट आप मुझे दे सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट जो है चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 3 के साथ। टोटल आपके कितने चैप्टर्स हैं यहाँ पे आपके, लेट मी चेक फर्स्ट, शायद 7 चैप्टर्स हैं आपके, ठीक है, 7 चैप्टर्स हैं आपके। 3rd चैप्टर के साथ हम लोग मिलने वाले हैं जिसका नाम क्या है, जल संसाधन। अगेन एक महत्वपूर्ण जो है हमारा रिसोर्स आपको देखने को मिलेगा, वाटर रिसोर्स है, ठीक है। वाटर रिसोर्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो